दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में आपकी क्लास 8 जियोग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे चैप्टर का नाम रहने वाला है इंडस्ट्रीज़। और इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था आपकी एग्रीकल्चर को, आप सभी को पता ही होगा। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी चलो यार फटाफट से हमारे आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लिखा है और उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे आप सभी को ओवरव्यू के तरीके से बताएगा, फिर हम आगे प्रोसीड करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे कहता है हैव यू एवर गिवन अ थॉट टू द fact that the notebook you use for writing has come to you after a long process of manufacturing. It started its life as a part of tree. It was cut down and transported to the pulp mill. There the wood of the tree was processed and converted into wood pulp. The wood pulp was mixed with chemicals and finally changed into paper by machines. This paper found its way to the press where ink made from chemicals was used to print the lines on the pages. The pages were then bound in the form of notebooks, packed and sent to the market for sale. Finally it reached to your hand. अब यार यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपके हाथ में नोटबुक है, आपकी किताब है, क्या आपको पता है जिसको आप ऊपर लिखते हैं वो एकदम से आपके हाथ में आ जाती है, या फिर जिसको आप पढ़ते हैं वो एकदम से आपके हाथ में आ जाती है? ऐसा नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे पीछे प्रोसेसेस आपकी वर्क करती हैं। जैसे कि पहले जो आपके पेड़ पौधे होते हैं जिनसे ये हमें पल्प मिलता है, उनको हम काटते हैं। इन सभी को हमने काट दिया। अब काटने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इनसे आगे चल के इनको जो आपकी फैक्ट्रियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, आप सभी को पता ही होगा, वहाँ पे हम इनको भेज देते हैं और वहाँ पे इनकी प्रोसेसिंग होती है। आगे चल के इनके ऊपर जो लाइंस वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं। फिर आगे चल के उस पेपर को ऊपर और केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंक का इस्तेमाल वो लोग कुछ करते हैं डाई वगैरह के लिए। देन फिर आगे चल के वो इसको बाइंड करके आपकी एक नोटबुक बना के आपको दे देते हैं। फिर उसके ऊपर आप अपना काम जो होता है नोट करते हैं, लिखते हैं, या फिर जो आपकी बुक्स होती हैं उनको आप रीड करते हैं प्रिंटिंग वगैरह होने के बाद। तो कुछ ऐसा सीन आपका यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे आप सभी को दिखा भी रखा है कि आपकी जर्नी यहाँ से शुरुआत होती है और फिर बाद में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में बताता है और कहता है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस रॉ मटेरियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। की जो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली उनका काम क्या रहता है कि जो आपका रॉ प्रोडक्ट होता है, यानी कि आपका जो कच्चा पदार्थ होता है, उसको वो क्या करती हैं आपकी वैल्यू वाले और यूज़फुल चीज़ के अंदर बदल देती हैं, जिससे कि यार आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाएँ। फिर कहता है एज यू हैव सीन पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर एंड पेपर इनटू नोटबुक। कि भाई जो आपका पल्प था उससे आपका पेपर बना और पेपर से आगे चल के उन्होंने आपकी पूरी एक नोटबुक बना दी, यानी कॉपी बना दी जिसके ऊपर आप लिखते हैं। These represent the two stages of manufacturing। यहाँ पे हमने दो तरह की दो स्टेज समझी आपकी मैन्युफैक्चरिंग की। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर आप सभी को कहता है ट्रेस द जर्नी ऑफ योर शर्ट फ्रॉम कॉटन फील्ड टू योर वार्डरोब। कि जो आपकी शर्ट है आप उसकी जर्नी का पता लगाने की कोशिश करो कि आपकी वो वार्डरोब में कैसे पहुँची। एक जो खेत है वहाँ पे वो कॉटन की बॉल थी उससे। तो अब सोचने की बात है, आप इसकी जर्नी को खुद से ट्रेस करना, मजा आएगा। अब यहाँ पे कहता है दी पेपर मेड फ्रॉम पल्प एंड क्लॉथ मेड फ्रॉम कॉटन हैव हैड वैल्यूड एडेड टू देम एट ईच स्टेज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इन दिस वे the finished product has more value and utility than the raw material that it is made from. Industry refer to an economic activity that is concerned with the production of goods, extraction of minerals, or the provision of services. Thus we have iron and steel industry, coal mining and टूरिज़्म इंडस्ट्री। अब यार यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या कहता है और समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि भाई जो आपका पेपर था हमने उसकी जर्नी को स्टडी किया, वो आपका पल्प से बना। आपकी जो शर्ट है उसकी जर्नी आपको पता है आपकी कॉटन से शुरुआत होगी। तो ये जो चीज़ें आपकी बनती हैं ये हमारी लाइफ के अंदर वो और वैल्यू ऐड करती हैं और इनकी भी वैल्यू बढ़ जाती है। अब आपकी जो कच्ची कॉटन होती है, यानी कि जो आपकी कॉटन बॉल्स होती हैं, उनकी वैल्यू कम रहती है आपकी जो शर्ट होती है उसके कंपेरेटिव में। शर्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है, कॉटन बॉल्स की वैल्यू कम होती है। ऐसे जो आपका पल्प होता है उसकी वैल्यू थोड़ी कम रहती है और जो आपके आगे चल के वो नोटबुक बन जाती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी फिनिश प्रोडक्ट होती हैं
यार वो हमारी लाइफ के अंदर मोर वैल्यू डाल देते हैं, यूटिलिटी डाल देते हैं, और उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है अगर हम उसको रॉ मटेरियल से कंपेयर करके देखते हैं। तो फिर यहाँ पे हम सभी को जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी डेफिनेशन बताता है कि भाई जो आपकी इंडस्ट्री होती है वो एक तरीके की आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यानी कि हमारी वैल्यू ऐड करने वाली एक्टिविटी होती है। उसका कंसर्न रहता है कि हम किसी चीज़ को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि हम मोबाइल फ़ोन्स बनाते हैं, आपकी शर्ट बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं, मतलब जो भी हम बनाते हैं, कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। या फिर जो आपके मिनरल्स होती हैं, मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बता रखा है ना, आपकी ओर से हम मिनरल्स को निकालते हैं, जैसे कि आपका आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील, बुक्साइट हो गया, निकल हो गया, मतलब बहुत सारे मेटल्स हैं आपके, तो उनको हम निकालते हैं, मिनरल्स को निकालते हैं। और प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, या फिर हम कोई सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ये सभी चीज़ें आपकी इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं। और हमने यहाँ पे आपका पढ़ा भी था पीछे कि आपकी आयरन और स्टील इंडस्ट्री होती है, कोयल माइनिंग इंडस्ट्री होती है, और टूरिज़्म इंडस्ट्री के बारे में भी हम सभी ने पढ़ा था, जो कि आपकी एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड की जाती है। फिर यहाँ पे अब आगे आप सभी को समझाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ इंडस्ट्री, कि भाई जो आपकी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको अलग अलग कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल साइज एंड ओनरशिप, कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं हम उनको बेसिकली 3 चीज़ों के बिहाफ पे अलग अलग बांट देते हैं, मतलब क्लासीफाई करते हैं कि ये आपकी किस टाइप की इंडस्ट्री है या फिर ये किस टाइप की इंडस्ट्री, मतलब इन 3 पैरामीटर्स के बेस पे हम अपने जजमेंट को लेके आते हैं। वो 3 पैरामीटर हमारे कौन से हैं? एक तो है कि वो किस टाइप का आपका रॉ मटेरियल यूज़ करती है, ठीक है। दूसरा, उसका साइज कितना बड़ा है आपकी इंडस्ट्री का, ठीक है। और तीसरा, उसको मतलब जो उसका मालिक है, ओनर है, वो कौन है। इससे हम बता पाते हैं कि ये आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की रहने वाली है, ठीक है ना। इन तीनों पैरामीटर्स के बेस पे, इन तीनों पैरामीटर्स को आप याद कर सकते हैं, रॉ मटेरियल, साइज कितना बड़ा है, और उसका ओनर कौन है। उसके बिहाफ पे हम क्या बताते हैं कि जो आपकी इंडस्ट्री है बेसिकली किस टाइप की रहने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को बताता है रॉ मटेरियल के बारे में, और कहता है इंडस्ट्रीज मे बी एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, मरीन बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल दे use. Agro-based industries use plant and animal-based product as their raw material. Food processing, vegetable, cotton, textile, dairy products and leather industries are example of agro-based industries. Mineral-based industries are the primary industries that use minerals ores as their raw material. The product of these industries feed other industries. Iron made from iron ore is the product of mineral based industry. This is used as raw material for the manufacture of number of other products such as heavy machinery, building materials and railway coaches. Marine-based industries use products from the sea and oceans as raw material. Industries processing seafood as manufacturing fish oil and some examples. Forest-based industries utilizing forest product as raw material. The industries associated with the forest are the pulp and the paper, pharmaceutical, furniture and the buildings. अब देखो यार, यहाँ पे हम सभी को बेसिकली क्या समझाना चाहता है कि देखो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं हम उनको 3 पैरामीटर्स के उस पर क्लासीफाई करते हैं कि उसका रॉ मटेरियल किस टाइप का है, उसका ओनर कौन है, और साथ में वो आपका साइज कितना बड़ा रखती है। तो यहाँ पे जो आपका रॉ मटेरियल वाला पॉइंट था हमने इसको एलेबोरेट किया है यहाँ पे, और कहता है कि भाई जो आपका रॉ मटेरियल सबसे पहले हम उसके बिहाफ पे स्टडी करते हैं। तो कहता है कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है इसके बिहाफ पे आपकी इंडस्ट्री अलग अलग चीज़ों में बटी हुई होती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपकी कोई एग्रो बेस इंडस्ट्री है, तो एग्रो बेस इंडस्ट्री हो गई। अब जो आपकी एग्रो बेस इंडस्ट्री है उसका कच्चा पदार्थ क्या होगा, यानी कि जो हम खेतों के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, आपके चावल हो गए, गेहूँ हो गए, कॉर्न हो गए, मिलेट्स हो गया, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल आप सभी को पता ही होगा। तो ये जो कच्चे पदार्थ हम यूज़ करते हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो है आपकी एग्रो बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि यार उनका जो कच्चा पदार्थ है वहीं से आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है तरीके से। उसी के बाद हमने यहाँ पे फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को स्टडी किया, और यहाँ पे यही सब बातें आप सभी को बताता है कि इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आपका डेयरी प्रोडक्ट होती हैं हमारे, लेदर इंडस्ट्री भी इसी के अंदर आती है, फिर कॉटन इंडस्ट्री भी इसी के अंदर आती है। तो कुछ ये सब बातें हम जब पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगी। जो मोटी मोटी बातें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए वो मैं क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
फिर उसके बाद रॉ मटेरियल के बेस पे एक इंडस्ट्री तो हमारी एग्रीकल्चर यानी कि एग्रो बेस्ड हो गई, दूसरी इन लोगों ने इंक्लूड की है यहाँ पे आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपके जो आयरन ओर होते हैं और मतलब कि इस टाइप की चीज़ें होती हैं जो कि आपकी आयरन ओर हो गए एंड देन आपके जो गोल्ड के ओर मिलते हैं, मतलब कि कोयले की माइंस होती हैं, मतलब जो इस तरीके का काम करती हैं आपकी माइनिंग वगैरह का, और वहाँ से आपकी ओर्स को निकालती हैं, फिर उनसे हमें मेटल मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलती हैं, फिर उनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो उस टाइप के अपने कच्चे पदार्थ को यूज़ करती हैं फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन इंडस्ट्रीज़ को हम मिनरल वाली इंडस्ट्रीज़ बोल देते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप सभी को समझाता है कि जो आपकी मिनरल वाली इंडस्ट्री है बेसिकली, ये जो बाकी इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उनके लिए आपका एक चीज़ें देने वाला काम करती हैं। जैसे कि अब एक बात लगा लो, अब एग्जाम्पल आयरन ओर था, हमने उससे यहाँ पे आयरन निकाला। अब जो आयरन है उसका इस्तेमाल कौन करेगा? आपकी जो बाकी इंडस्ट्री है वही तो इस्तेमाल करेंगी ना, वो इस आयरन से मशीन बनाएंगी, उन मशीनों का इस्तेमाल और इंडस्ट्रीज़ करेंगी अपने अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि भाई ये जो आपकी मिनरल वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, ये बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए मतलब रॉ मटेरियल का काम करती है, ये उनको पदार्थ पहुंचाती हैं, फिर आगे चल के यार वो अपना और ग्रो कर पाती हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट पे हमने स्टडी किया आपकी जो मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब मरीन जो वर्ड होता है आप सभी को पता है आपका ओशन से रिलेट करता है, तो यहाँ पे बेसिकली जो आपकी फ़िश होती हैं या फिर जो हमें समुंदर से चीज़ें मिलती हैं वो सभी यहाँ पे यूज़ की जाती हैं। आप सभी ने पता होगा कि मार्केट के अंदर से आपका फ़िश ऑयल मिलता है, कुछ लोग सी फूड खाते हैं। तो जो इस टाइप की चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल हम इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं, मतलब कि इस तरीके के रॉ मटेरियल का इस्तेमाल हम जिन इंडस्ट्रीज़ के अंदर करते हैं वो आपकी बेसिकली यहाँ पे मरीन बेस्ड इंडस्ट्री कहलाती हैं। फिर हमने यार यहाँ पे एक फोर्थ टाइप की आपकी इंडस्ट्री और स्टडी की थी जिसका नाम था आपका फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि जो आपके जंगलों के ऊपर डिपेंड करती हैं बेसिकली, हम एक तरीके से अगर आपको सही सही बताना चाहें तो यहाँ पे यार आप सभी को पता होगा कुछ इंडस्ट्रीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो कि पेपर बनाती हैं, आपकी जो दवाइयाँ होती हैं मेडिसिन की, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बोलती हैं उनको, वो बनाती हैं हमारे लिए फर्नीचर बनाती हैं, बिल्डिंग्स बनाती हैं। तो वो अपना कच्चा पदार्थ कहाँ से लेंगी? फॉरेस्ट से लेंगी, जंगल से लेंगी, जाहिर सी बात है। तो वो डिपेंड किसके ऊपर हुई? फॉरेस्ट के ऊपर हुई। तो इस तरीके से हम उनको फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन को लेके आप समझ गए होंगे कि हम इसको 3 पैरामीटर्स के ऊपर बांट रहे हैं। एक तो रॉ मटेरियल, एक ओनरशिप किसकी है, उसी के साथ में एक साइज कितना बड़ा है। सबसे पहले हमने स्टडी किया कि भाई जो हमारा रॉ मटेरियल होता है इसके बिहाफ पे कितने टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। कौन सी होती है? फटाफट रिकॉल करो मेरे साथ में। एग्रो बेस्ड हो गई सर, फिर मिनरल बेस्ड हो गई, उसी के बाद आपकी कौन सी, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, यहाँ पे आ गई आपकी फॉरेस्ट बेस्ड, और बीच में एक हमारी छूट गई है जो कि हमारी कौन सी है? मरीन इंडस्ट्री। जी हाँ। तो इस 4 टाइप की इंडस्ट्री हमारी रॉ मटेरियल के ऊपर बेसिकली बेस होती हैं। और हमने एक बात यहाँ पे और स्टडी की कि जो हमारी मिनरल वाली इंडस्ट्री होती है ये बाकी इंडस्ट्रीज़ को क्या पहुँचाती है? मशीन्स प्रोवाइड करती है, आयरन प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो अपने सारे टास्क परफॉर्म कर पाती हैं। आप एक बात सोच के देखो, अगर आयरन ही नहीं होगा तो कोई मशीन बन ही नहीं पाएगी। ठीक है ना। तो इसको हम थोड़ी पेस में ले लेते हैं यहाँ पे। उसी के साथ यहाँ पे आप सभी को एक्टिविटी दी है और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की। जो आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है आप उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करो। ठीक है। अब रॉ मटेरियल को स्टडी करने के बाद अब बारी आती है साइज को लेके स्टडी करने की। ठीक है ना, कि भाई साइज को लेके हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे बांट देते हैं। ठीक है जी। To the amount of capital invested, number of people employed, and the volume of production. Based on the size, industries can be classified into small scale and the large scale industries. Cotton or the household industries are the type of small scale industries where the products are manufactured by hand by the artisans. Basket weaving, poetry, and the other handicrafts are example of cotton industries. Small scale industries are lesser amount of capital and technology as compared to the large scale industries that produce large volume of products. Investment of capital is higher and the technology used is superior in large scale industries. Silk weaving and the food processing industries are small scale industries. Production of automobiles and heavy machineries are the लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब देखो यार यहाँ पे आप सभी को क्या समझाता है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू पीछे से हमें लेना पड़ेगा। देखो हम आपकी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनकी क्लासिफिकेशन करती हैं कि हम आपकी इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग इंडस्ट्री पार्ट के अंदर बांट देते हैं। किन 3 पैरामीटर्स के ऊपर बांटते हैं? एक तो आपका रॉ मटेरियल,
और एक आपका साइज कितना बड़ा है, एक ओनरशिप कितनी बड़ी है। अब आप सभी को मेरे ख्याल से रॉ मटेरियल के अंदर तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब बारी आती है हमारे किसको स्टडी करने की, साइज को स्टडी करने की। ठीक है, अब यहाँ पे साइज के बिहाफ पे आप सभी को कहता है कि जो आपके साइज होता है इसको देखने के लिए हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि आखिरकार कितने लोग यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर रहे हैं, कितने लोगों ने मतलब कि पैसा लगा रखा है मशीनों के ऊपर, कितनी बड़ी आखिरकार ये आपकी फैक्ट्री है। तो इन सभी चीज़ों को देख के और कितना ज़्यादा माल ये आपका बनाते हैं, इन सभी चीज़ों के बिहाफ पे हम इंडस्ट्रीज़ को बांट देते हैं कि आपकी स्मॉल स्केल है, मतलब छोटे पैमाने वाली इंडस्ट्री है, और ये आपकी लार्ज स्केल है। ठीक है, हम इन दो कैटेगरीज के अंदर बेसिकली साइज के ऊपर इसको बांटते हैं। अब आपके माइंड में आएगा कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती हैं। तो आप सभी को बेसिकली पता होगा कि भाई जो आपके कॉटन का वीविंग का काम होता है, या फिर आपके स्टार्टिंग में थोड़े बहुत कपड़े बुनाई का काम होता है, वो लोग अपने घर पे भी कर लेती हैं या फिर छोटी मोटी दुकानों पे भी कर लेती हैं। ठीक है ना, तो जो इस टाइप की आपकी छोटी छोटी टाइप की इंडस्ट्रीज़ रहती हैं, जिन पे ज़्यादा पैसा नहीं लगा रहता, कम लोग काम करते हैं, ज़्यादा लोग रोज़गार नहीं करते, और जो कम ही आपका माल बना पाती है, कम ही प्रोडक्शन कर पाती है, उसको हम इंक्लूड कर देते हैं यहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे कि आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, बाइक्स बनती हैं, साथ में आपके मतलब कि और भी आपके जो मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, मशीनरी बनती है, तो वो सारी आपकी यहाँ पे लार्ज स्केल के अंदर आती है। क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ज़्यादा पैसा मशीनों के ऊपर लगा रखा होता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इन दोनों इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है जी, बस यही कुछ बातें यहाँ पे आपको समझाता है। बाकी यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपको और दे रखे हैं। कहता है कि जो आपकी सिल्क वाली इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे स्मॉल स्केल के अंदर आती है, यानी कि जो छोटे पैमाने पर करी जाती हैं वो स्मॉल स्केल, जो बड़े पैमाने पर की जाती हैं लार्ज स्केल। यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम पैसा लगता है, कम लोग काम करते हैं और कम ही प्रोडक्शन कर पाते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग काम करते हैं, ज़्यादा पैसा लगता है और ज़्यादा यहाँ पे कमाई भी होती है, ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंस था यहाँ पे। उसी के साथ में यार अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रखी है और लिखा हुआ है कि स्टेजेस इन फूड प्रोसेसिंग ऑफ गोर्गन नट, कि भाई ये आपका जो गोर्गन नट होता है ना, जब इसको बनाते हैं, ये आपको कुछ इस टाइप का वाइट वाइट दिखाई देता है, आपने देखा ही होगा। इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ इस तरीके से आपका काम होता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे हमारे कौन से वाले पार्ट को, कि भाई जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को हम तीन चीज़ों में बांट देते हैं, कौन सी में बांटते हैं, रॉ मटेरियल के बेस पे और साइज के बेस पे। इन दोनों को हमने स्टडी कर लिया, यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब तीसरी क्लासिफिकेशन बची हमारी ओनरशिप, यानी कि उसका मालिक आखिरकार आपका कौन रहता है। तो यहाँ पे कहता है इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओनर और द पब्लिक सेक्टर, joint sector and cooperative sector. Private sector industries are owned and operated by the individuals or groups of individuals. The public sector industries are owned and operated by the government such as Hindustan Aeronautical Limited and the Steel Authority of India. Joint sector industries are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals. Maruti Udyog Limited is an example of a joint sector industry. Cooperative industries are owned and operated by the producers and suppliers of raw material, worker or both. An Anand Milk Union Limited and the Shudha Dairy are the success story of cooperative ventures. अब देखो यार, यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या कहते हैं कि भाई जो आपकी ओनरशिप होती है, यानी कि इंडस्ट्री का मालिक कौन है, इसके बिहाफ पे भी हम इंडस्ट्रीज़ को अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं। जैसे कि आपकी प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री हो गई, स्टेट वाली इंडस्ट्री होगी, स्टेट ओन्ड हम इसको बेसिकली कहते हैं। इसी को हम पब्लिक सेक्टर भी बोल देते हैं, जॉइंट सेक्टर भी बोल देते हैं, जो कि आपकी स्टेट के अंदर आती है। और तीसरे वाली होती है आपकी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम आपको समझाएं आपकी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ के बारे में, तो जो आपकी प्राइवेट इंडस्ट्री होती है, इसको सिर्फ आपका जो मतलब कि एक मालिक होता है जिसने उस इंडस्ट्री को लगाया होता है, वही इसका मतलब कि मेन अथॉरिटी होती है उसी के पास में, और वही सारा काम यहाँ पे देखता है कि इसको रोज़गार देना है, किसको नहीं देना, मतलब कि सारा काम वही देखेगा, कितना पैसा लगाना है, कितना नहीं लगाना है। अब एक होती है फिर आपकी स्टेट वाली इंडस्ट्रीज, या फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री भी इसको कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर भी हम बोल सकते हैं। नहीं, जॉइंट सेक्टर इससे अलग है, सॉरी, हम इसको स्टेट और आपकी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बोल सकते हैं। और यहाँ पे आपकी फोर्थ टाइप की इंडस्ट्री और होती है जिसको हम कहते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। हाँ, अब ठीक है हमारा ये।
अब यहाँ पे आप सभी को जो स्टेट सेक्टर इंडस्ट्री होती है वहाँ पे बेसिकली जो आपकी गवर्नमेंट होती है वही सारा काम देखती है कि भाई यहाँ पे किसको रोज़गार देना है, किसको नहीं देना है, क्या प्रोडक्शन होगा, कितने अमाउंट में प्रोडक्शन होगा, कितनी कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट करी जाएगी। तो कुछ इस टाइप के अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊँ तो यहाँ पे आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गई, आपकी स्टील अथॉरिटी हो गई हमारे इंडिया की, तो ये सारी यहाँ पे इंक्लूड करी जा सकती हैं। फिर बारी आती है हमारी जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की। तो यार ये बेसिकली क्या होती है कि आपका जो प्राइवेट ओनर होता है और हमारी स्टेट होती है यानी कि गवर्नमेंट होती है, दोनों हाथ मिला लेती हैं इन इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए। इसका एग्जाम्पल है आपकी मारुति इंडस्ट्री। आपने पता होगा मारुति आपकी कार वगैरह बनाती है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि भाई कुछ आपका काम स्टेट देखती है, कुछ आपका काम यहाँ पे कौन देखती है, प्राइवेट इंडिविजुअल देखता है, और दोनों मिलकर इस इंडस्ट्री को आगे चलाती हैं। फिर हमारी 4th नंबर पे आती है कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, और इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो लोग आपका सामान बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और जो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती हैं, वो दोनों साथ में मिलकर इस इंडस्ट्री को चलाती हैं। ठीक है ना, मतलब कि इस इंडस्ट्री का कोई मालिक एक नहीं होता, बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं अपना फ़ायदा कमाने के लिए, और जो प्रॉफिट होता है उसको भी वो लोग आपस में बांट लेते हैं। और इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे आपको नीचे शो कर रखा है सुधा डेयरी। तो यार यहाँ पे ऐसा ही काम होता है, जो लोग दूध लेके आते हैं, फिर जो यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, सभी मिलके काम करते हैं, सभी मिलके प्रॉफिट कमाते हैं, फिर आपस में उसको बांट लेते हैं। तो कुछ ऐसा सीन यहाँ पे रहता है। ठीक है जी। अब हाँ, अब 1 मिनट मेरे को ब्लैंक पेज चाहिए आपके। हाँ ये रहा, देखो अब यहाँ पे बेसिकली हमने अब तक क्या स्टडी किया, चलो एक बार उसको फटाफट से सम अप कर देता हूँ। देखो हमारे जो इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन करते हैं हम कितने बेस पे करते हैं, 3 पैरामीटर के बेस पे करते हैं। कौन से रॉ मटेरियल कैसा रहने वाला है, दूसरा क्या रहता है हमारा कि वो भाई साइज कितना बड़ा रहेगा, और तीसरा हमारा ओनर कौन रहने वाला है इसका इंडस्ट्री का। और इसके बिहाफ पे हम इंडस्ट्री को कितने पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं, जल्दी बताओ आप, बताओ फटाफट से। हमारी एग्रो बेस्ड हो गई, माइन बेस्ड हो गई, मरीन बेस्ड हो गई, और चौथी कौन सी है हमारी, फॉरेस्ट बेस्ड। अब अगर हम बात करें साइज के बिहाफ पे तो हम इसको 2 पार्ट्स के अंदर बांट देते हैं, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। ठीक है। अब अगर बात करें हम ओनरशिप की तो इसको भी हम आपको पता है 4 पार्ट्स के अंदर बांटते हैं। कौन से बांटते हैं 4 पार्ट्स के अंदर, प्राइवेट इंडस्ट्री, स्टेट इंडस्ट्री, जॉइंट इंडस्ट्री और हमारी कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। तो अब इन नामों के अंदर आपको कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है। उसी के साथ यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री होती है वो कहाँ पे स्थित होगी, उसकी जो लोकेशन कहाँ पे रहेगी, उसकी कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं को देख के आपकी इंडस्ट्री को सेट किया जाता है किसी जगह पे। हम देखते हैं कि वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है, ज़मीन कैसी है, पावर मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, रॉ मटेरियल ईजिली पहुँच पाएगा नहीं पहुँच पाएगा, लेबर कैसे मिलेगी हमें वहाँ पर, सस्ती मिलेगी महंगी मिलेगी, फिर कैपिटल कितना लगाना पड़ेगा इस जगह पर, और मार्केट कैसी है वहाँ पर सामान को बेचने के लिए। बाकी ये आपका थोड़ा कल के वाले पार्ट का काम था, मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको इसका ओवरव्यू दे दिया, डायग्राम था तो मैंने आपको बता दिया। बाकी हमारे आज के इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और साथ ही यार बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो पाएगी और उन्हें भी नॉलेज मिल पाएगी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स बाय बाय।